दोस्तों कहते हैं कि एक इंसान की ज़िंदगी कब बदल जाए, उसका वक्त कब बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। एक आदमी बिहार से पश्चिम बंगाल जाता है किसी शादी में शामिल होने के लिए। वीआईपी शादी थी, अच्छी खासी व्यवस्था थी, एक होटल में शादी थी। तो वहाँ पर वेटर के रूप में कुछ लड़कियाँ भी थीं, कुछ लड़के भी थे जो कि काम कर रहे थे। तो दोस्तों वो जो आदमी था वहाँ होटल में एक महिला वेटर को देखता है जिसकी उम्र करीब 27-28 साल की थी। उसे देखते ही वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो उसे 6 साल बाद देख रहा था, लेकिन 6 सालों के पहले वो महिला ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। वो हमेशा सोने चांदी से लदी रहती थी, धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, एक अच्छे आदमी की पत्नी थी। ये मान लीजिए कि एक करोड़पति महिला थी। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो वेटर का काम कर रही थी। यही जानने के लिए जब वो उसके पास जाता है, पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन जब उसके पास जाता है और उसका नाम लेकर बुलाता है तो दोस्तों वो महिला भी उसे देखकर उतना ही हैरान हो जाती है। अब दोस्तों आखिर वो महिला कौन थी? ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक करोड़पति महिला को वेटर का काम करना पड़ता है? तो बहुत ही दिलचस्प कहानी है, आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों ये कहानी शुरू होती है दिल्ली में। एक आदमी जिसका नाम भुवन प्रसाद होता है, जो कि पश्चिम बंगाल का रहने वाला था, ज्वेलरी का कारोबार करता था। बचपन में ही वो पश्चिम बंगाल से दिल्ली आ जाता है और 30 सालों की कड़ी मेहनत करते हुए वो धीरे धीरे एक अच्छा खासा मुकाम हासिल कर लेता है। लेकिन दोस्तों उसके जीवन में दो कमी थी। एक तो ये था कि वो पढ़ लिख नहीं पाया था और दूसरा ये था कि उसकी उम्र 45 साल की हो चुकी थी, लेकिन वो अपनी शादी नहीं कर पाया था। अब जब 45 साल की उम्र हो गई तो उसे परिवार की कमी खलने लगी। तो दोस्तों फिर हो जाता है पश्चिम बंगाल और वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम संगम होता है, उससे वो शादी कर लेता है। संगम की उम्र 20 साल की थी, बहुत ही खूबसूरत लड़की वो थी। लेकिन जो भुवन प्रसाद था उसकी उम्र 45 साल की होती है। अब दोस्तों फिलहाल भुवन प्रसाद शादी कर लेता है और शादी करने के बाद अपनी पत्नी संगम को लेकर दिल्ली आ जाता है। दोस्तों जो संगम थी 12वीं तक पढ़ी थी, तो इसीलिए वो उसका हिसाब किताब, उसका कारोबार देखने लगती है, क्योंकि जो भुवन प्रसाद था अनपढ़ था और पढ़ने लिखने के लिए, हिसाब किताब के लिए एक मुनीम को रख रखा था। लेकिन जब संगम आ जाती है तो हिसाब किताब लगा लेती थी, तो अपने मुनीम को छुट्टी दे देता है और फिर संगम को अपने बगल में बिठाने लगता है। अब दोस्तों दिन भर कई लोग वहां पर आते जाते, क्योंकि जो भुवन प्रसाद का काम था वो ये था कि उसने 10-15 वहां पर कारीगर बिठा रखे थे। ये दिल्ली के चांदनी चौक इलाके की बात है। कूचा महाजनी एक बाजार है ज्वेलरी का, वहीं पर वो रहता था। तो वो 10-15 कारीगरों के संपर्क में रहता था। कोई चूड़ी बनाता था, कोई पेंडेंट बनाता था, कोई चैन बनाता था, कोई अंगूठी बनाता था। तो इस तरीके के जो कारीगर थे वो सामान बनाकर उसके पास लाते थे और भुवन प्रसाद से सोना लेकर जाते थे। बीच में जो भी 10%, 5% कमीशन होता था वो कारीगर ले लेते थे। तो यही सब जो हिसाब किताब है वो संगम रखने लगती है, धीरे धीरे काम सीख जाती है। अब जो भी आता वहां पर देखता, संगम की खूबसूरती का दीवाना हो जाता। लेकिन दोस्तों अब वो तरह तरह की बातें करते, क्योंकि दुकान पर तो कुछ नहीं कहते, लेकिन वहां से जब दूर जाते तो आपस में चर्चा करते कि यार सेठ जी कहाँ से ये लेकर आए हैं इतनी अच्छी बीवी। उनकी उम्र तो 45 साल की है और उनकी जो पत्नी है 18-20 साल की है। तो ये कारीगरों के बीच में एक चर्चा का विषय था। लेकिन दोस्तों भुवन प्रसाद को लोग सेठ जी कहते थे, तो वो संगम को भी सेठानी जी कहने लगते हैं। अब इन्हीं सब लोगों में जो सारे कारीगर थे अमूमन वो भी पश्चिम बंगाल के ही थे। लेकिन एक लड़का जो था वो बिहार का था, जिसका नाम राजेश होता है। उसकी उम्र भी 24-25 साल की होती है। वो भुवन प्रसाद के यहाँ रहकर काम सीखता है 5-6 सालों के बाद, और उसके बाद 2-3 सालों से वो अपना काम करने लगता है। वो भी कंगन बनाता था, चूड़ी बनाता था, सोने की चूड़ियाँ, और वो सेठ जी को देता था और वह उनके बदले वो सोना लेकर जाता था। और सेठ जी जो सारी ज्वेलरी थी फिर वो आगे के शोरूम पर सप्लाई करते थे। तो यही उनका काम था। अब दोस्तों इस तरीके से काम चलता रहा। लेकिन जब राजेश आता था तो सेठ जी उसको परेशान करते थे, कहते थे कि तुम चोरी करते हो, तुम सही से काम नहीं करते हो, मेरा सारा सोना चुरा कर तुम बिहार ले गए हो, वहाँ पर अच्छा खासा बंगला बना रखे हो।
अब जब राजेश सुनता तो कहता कि सेठ जी आप मेरे घर पर चलकर देख लीजिए, मैं आप ही के पास काम किया हूँ, मैंने कभी भी आपका 1 ग्राम भी चोरी नहीं किया है, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, ईमानदारी से काम करना जानता हूँ, लेकिन आप मुझे ही बोलते हैं और शायद इसलिए मुझे परेशान करते हैं कि मैं बिहारी हूँ, बाकी सारे लोग बंगाली कारीगर हैं, आप उनको कुछ नहीं बोलते। तो इस तरीके से जो भुवन प्रसाद थे वो राजेश को हमेशा शक की निगाहों से देखा करते थे। अब दोस्तों क्या होता है कि धीरे धीरे काम चलता रहा। जो संगम थी वो भी गरीब घर की बेटी थी, 5-6 बहनें उसके घर में थी, किसी की शादी नहीं हुई थी। भुवन प्रसाद जो है उसके मायके वालों की भी मदद करता है और फिर जो उसकी बहनें थी उनकी भी शादी होने लगती है। कुल मिला के भुवन प्रसाद संगम को बहुत प्यार करते थे। अब दोस्तों ये सारी बातें जो है 2015 की हैं, जब सेठ जी और संगम की शादी हुई थी। लेकिन उसके बाद जो है जो राजेश था वो 2 ही सालों बाद दिल्ली छोड़ देता है, बिहार आ जाता है, पटना में अपना कारोबार करने लगता है और फिर एक ज्वेलरी वाले की ही शादी में वो बिहार से पश्चिम बंगाल गया हुआ था, जो कि होटल में शादी थी। अब दोस्तों यही राजेश था जब उस शादी में गया था और वहां पर जो देखता है तो लड़की कोई और नहीं वही संगम होती है। वो उसे देखता है तो उसके अपने आंखों पर यकीन नहीं होता है। वो उसके पीछे पीछे पहले तो घूमता है, पूरी तरीके से जान लेना चाहता है कि क्या ये वही है। जब उसे यकीन हो जाता है तो उसके पास जाता है, चूंकि ट्रे में वो कुछ लेकर इधर उधर घूम रही थी मेहमानों के लिए, तो उससे कहता है कि एक्सक्यूज मी, क्या मुझे भी कुछ मिलेगा। अब दोस्तों जैसे ही संगम उसके तरफ घूमती है तो वो भी राजेश को देखते ही हैरान हो जाती है, लेकिन फिलहाल वो अनजान बनने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों उसे देखते ही उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाती है। उसके बाद ये कहता है कि सेठानी जी कैसी हैं आप, तो वो कुछ नहीं बोलती, कहती है कि जैसी भी हूं आप तो देख ही रहे हैं। अब दोस्तों संगम को लेकर राजेश के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे कि आखिर 5-6 साल पहले इस तरीके से थी, आज ऐसे कैसे इसकी हालत हो गई है। अब दोस्तों उसके बाद ट्रे में से राजेश कुछ उठाता है और उसके बाद जाकर एक जगह बैठ जाता है। इधर उधर कोने में छुपकर जो राजेश था वो संगम को ही देख रहा था और 1-2 घंटे जब बीत जाते हैं तो जब संगम अपने काम से फ्री होती है तो उसके बाद वो भी जाती है राजेश को ढूंढते हुए। राजेश जो है एक सोफे पर बैठा था और जब उसके पास जाती है तो फिर कहती है कि कैसे हैं राजेश जी। वो कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन आप ये क्या काम कर रही हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। वो कहती है कि पहले आप बताओ कि आपने दिल्ली क्यों छोड़ दिया, आप कहाँ रहते हो, क्या आप कहीं और रहते हो दिल्ली में। तो कहता है नहीं मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ, काम वगैरह सीख लिया था तो अपने घर पर आकर वो काम ट्राई किया तो मेरा काम चल गया, मैंने एक दुकान खोल दी है, अब मैं यहीं पर अपना काम करता हूं, तो कभी दिल्ली जाने की ज़रूरत ही नहीं हुई, सारा सामान जो है वो मुझे यहीं से मिल जाता है। फिर राजेश कहता है लेकिन सेठानी जी आप बताइए अपने बारे में, मुझे आपके बारे में जानना है। तो दोस्तों वो रोने लगती है, उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है कि जब मेरी शादी हुई सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 4 साल बीत गए, हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। तो एक दिन सेठ जी ने कहा कि चलो हरिद्वार चलते हैं और घूम फिर कर आते हैं, नहा कर आते हैं। तो हम लोग कार से जा रहे थे और ड्राइवर कार चला रहा था, उसके बगल में सेठ जी बैठे थे। मुझे उल्टी आने लगी, चक्कर आने लगा, तो मैं एक जगह गाड़ी रुकवा कर गाड़ी से उतर गई और उसके बाद चूंकि सड़क के किनारे एक शीशम का पेड़ था तो उसकी एक मोटी सी डाल जो है वो कार पर गिर जाती है और उसी के नीचे सेठ जी और वो ड्राइवर दोनों दब जाते हैं। मैं कार से बाहर थी तो इसलिए मैं बच गई। उसके बाद एक क्रेन बुलाई जाती है, वो डाल को उठाती है और लेकिन जो है वो गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, वो बच नहीं पाते, 2-4 दिन अस्पताल में रहते हैं। उसके बाद उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद जो है जो भी कुछ था मेरे हिसाब किताब की जो डायरी थी वो गायब कर दी गई। जो लोग सोना लेकर गए थे वो फिर वापस सामान लेकर आए नहीं, वो कभी कुछ वापस नहीं किए और हमने जहाँ से ले रखा था हमें उनको देना पड़ा। मैं अकेली थी तो इसीलिए जो भी कुछ था 1-1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी वो सारी कुछ हमारी वहीं पर चली गई, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। जो भी कुछ था वो मैं लेकर अपने घर चली आई और जो मेरी बहनें बची थी उनकी शादी वगैरह कर दी। तो इसीलिए मैं ये काम करने लगी और मैं आपको बता दूं कि मैं शादी से पहले भी यही काम करती थी और
सेठ जी को पता नहीं था, अगर उन्हें पता होता तो शायद वो शादी नहीं करते। उसके बाद मैं आई तो मेरे पास कोई चारा नहीं था, तो मैं फिर से यही काम करने लगी। लेकिन मैं सच बताऊं तो मैं आपसे मिलना चाहती थी, आपको ढूंढ रही थी। राजेश कहता है कि बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप मुझे क्यों ढूंढ रही थी? तो वो कहती है कि सेठ जी हमेशा कहते थे कि जो राजेश था बहुत ईमानदार था, बहुत ईमानदारी से काम करता था और बहुत ही अच्छा वो आदमी था, बहुत अच्छा लड़का था। तो वो हमेशा आपकी तारीफ करते थे और जब वो घायल हो गए, उनकी बचने की उम्मीद नहीं थी, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर कभी राजेश आएगा तो उसे जो है तुम मैनेजर बना देना। लेकिन भगवान ने सब कुछ छीन लिया, हमारा सब कुछ बेईमानी हो गया, ऐसी कोई नौबत आई नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। फिर राजेश बोला कि लेकिन मुझे सेठ जी तो हमेशा परेशान करते थे कि मैं जो है बेईमानी करता हूँ। तो वो कहती है कि वो इसलिए परेशान करते थे, वो सिर्फ मस्ती करते थे। वो कहते थे कि इस बात पर तुम झल्ला जाते थे और सेठ जी को भी उल्टा सीधा कह देते थे, तो सेठ जी को तुम्हारे मुंह से ये सब सुनना अच्छा लगता था, इसीलिए वो तुमसे मस्करी करते थे, मस्ती करते थे। लेकिन सेठ जी आपको बहुत याद करते थे। अब दोस्तों वो भी कहता है कि मैं भी सेठ जी को बहुत याद करता हूँ, उन्हीं से काम सीखा और फिर उनसे भी काम ही करने लगा। जो भी थोड़ा बहुत मैंने कमाया था उन्हीं से कमाया था, उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रही हैं कि ये काम खराब है, सेठ जी को पता नहीं होता तो शादी नहीं करते? आखिर ईमानदारी से कर रही हैं आप, मेहनत कर रही हैं, कमा रही हैं, इसमें कौन सी बुराई है? संगम कहती है कि लेकिन हम लोगों का काम, क्योंकि मैं कैटर्स से जुड़ी हूँ, तो कैटर्स वाले जहाँ भी भेजते हैं रात को ही फंक्शन होता है, चाहे शादी हो, बर्थडे हो, कुछ भी हो, तो कुछ लोग जो है जो नशे में होते हैं वो हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इतना भी अच्छा काम नहीं है, लेकिन गुजारा करने के लिए करना पड़ता है। अब दोस्तों दोनों दुखी मन से बातें करते हुए बैठे थे, तभी जो है संगम कहती है कि आपने खाना खा लिया? तो कहता है कि नहीं, मैं नहीं खाया, बस आप ही के बारे में सोच रहा हूँ, तब से इसीलिए भूख वगैरह लगी ही नहीं। वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैं खाना लेकर आती हूँ, आप खा लीजिए। वो कहता है कि नहीं, आप बैठो, मैं खाना लेकर आता हूँ। कुछ भी हो, आप मेरी सेठानी जी ही हैं, भले ही आप यहाँ पर वेटर का काम कर रही हैं, मैं लेकर आता हूँ। लेकिन वो कहती है नहीं, आप बैठो, आपको पता भी नहीं होगा कहाँ पर क्या है, मैं लेकर आती हूँ। दोस्तों फिर वो कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन एक शर्त है कि आप अपने लिए भी लेकर आना खाना, तभी मैं खाऊंगा। दोस्तों उसके बाद वो 2 थाली में खाना लेकर आती है, दोनों लोग खाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं और फिर उसके बाद एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और फिर उसके बाद दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। बात करते करते जब दोनों में प्यार होता है तो एक दिन संगम ने कहा कि मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ, लेकिन उस समय मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं समझती थी बताना उचित है। तो राजेश ने कहा ऐसी कौन सी बात थी? तो संगम ने कहा कि सेठ जी कहते थे, अक्सर कहते थे कि अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम जो है राजेश को अपना जीवन साथी बना लेना, क्योंकि वो बहुत अच्छा लड़का है। शायद उन्हें एहसास था या क्या था, लेकिन पता नहीं, वो ऐसे ही कहा करते थे। तो इसीलिए अब जब आपको मुझसे प्यार हो गया है, तो पहले तो मैं नहीं बताना चाहती थी, लेकिन अब जब आपको मुझसे प्यार हो गया है, आपको मुझसे हो गया है, तो मैं आपको ये बात बता रही हूँ। अब दोस्तों दोनों में 2 साल बातचीत हुई और उसके बाद 2023 में राजेश और संगम एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। आज ये दोनों बहुत ही खुशी खुशी, बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों वेटर का काम करते हुए वो एक सेठानी बन जाती है और फिर वहाँ से वक्त कुछ ऐसा करवट लेता है कि वो फिर उसी जगह पर आ जाती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि किस्मत का खेल निराला होता है, फिर जो है उसे राजेश के रूप में एक अच्छा पति मिलता है। आज ये दोनों बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।